हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू है, जिसमें पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। चैप्टर का नाम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव, जिसमें प्रेजेंट में मैं पढ़ा दिया हूं। जो मैं प्रेजेंट में बताया था, ये ध्यान में रखना है कि जब टू हैव पूछता है तो प्रेजेंट में यहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट, और यहाँ पर पास्ट, और यहाँ पर फ्यूचर, दो होता है ना, फ्यूचर। तो ध्यान रखिए, जब टू हैव पूछता है तो प्रेजेंट में होता है, हाँ प्रेजेंट में हो जाता है हैव या हैज, ठीक है। और इसी का पास्ट हो जाता है हैड, क्या हो जाता है, हैड। और इसका हो जाता है, हैं? हाँ, शैल या विल हैव, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है हैड, यानी कि ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ पास्ट में पढ़ना हम लोग को। पास्ट में, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट का प्रयोग, ठीक है। मार्कर लेकर, डस्ट लेकर आओ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ टू हैव। पास्ट इंडिफिनिट में टू हैव ही लिखते हैं, लेकिन हैड लगाया जाता है, ठीक ना। पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ टू हैव जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, हैड का ही प्रयोग करेंगे, लिखते हैं ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन पहले पढ़ेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन, जिसका अर्थ होता है पहचान। ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग प्रेजेंट टेंस में विथ वर्ब टू हैव पढ़े हैं ना, ठीक उसी प्रकार पास्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हाय हूँ लगा रहे थे लास्ट में, लेकिन इसमें था थी लगेगा, ठीक है। जैसे जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ठीक है, उसके बाद है ना पढ़ा, नी पढ़ी आदि शब्द आते हैं, तो पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन, जब हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ना था, क्या है, ना था,
नी थी या ना पड़ा, नी पड़ी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ टू हैड, इसका टू हैव लगाओ यहाँ पर, टू हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में टू हैव का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे टू हैव का पास्ट क्या हो जाता है? टू हैड हो जाता है, ठीक ना। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में लिखने का तरीका यही है, टू हैव ही लिखेंगे। लेकिन टू हैव में जो ये चैप्टर का नाम है, ये क्या है? चैप्टर का नाम है। टू हैव क्या है? इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। तो टू हैव में अब इसका हम रूल के अनुसार बताएंगे कि टू हैव की जगह पर क्या लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें रूल फर्स्ट है, इसमें एक ही रूल होता है, ठीक ना। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाकर, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाकर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। हमेशा जब इन्फिनेटिव पढ़ते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो इन्फिनेटिव, इसका इन्फिनेटिव बनाना होता है, इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर लिखेंगे सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाकर, हैड लगाकर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाकर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी कि ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स और उसके बाद क्या लगा देंगे? हैड, और उसके बाद प्लस टू ऐड कर लेंगे। यानी किसी वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव में चेंज होता है। समझा गया ना? टू प्लस वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, जब इन्फिनिटिव बनाना होता है तो टू और प्लस वर्ब वन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इन्फिनिटिव। क्या बनता है? इन्फिनिटिव। ये ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। ये जो है
टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इन्फिनेटिव। और हमेशा इस इन्फिनिटी में टू और प्लस वर्ब वन से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आता है। क्या आता है? मैंने बताया इससे पहले, टू हैज या हैव लगाकर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट टेंस में हैड लगाकर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस तरह से जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में भी वैसे लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल पर यानी कि इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने मैं स्टेप पढ़ा रहा हूं ये सारा स्टेप पता होना चाहिए। अगर ये स्टेप आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता है तो आपको इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें दो ही चीज दिमाग में रखना होता है, जो मैं स्टेप बता रहा हूं स्टेप दिमाग में रखना है, और इसके अलावा और की जरूरत पड़ती है। वो चीज क्या है? वर्ड पावर, वर्ड पावर बैंक। जैसे आप लोग मोबाइल बिजली खत्म हो जाती है, बिजली चली जाती है, आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो कैसे चार्ज करते हैं? आजकल के मार्केट में अवेलेबल हो गया है पावर बैंक। पावर बैंक लाते हैं ना, जो पावर बैंक कितना कितना वाट का रहता है? 5000, 1000, 2000, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वाट वाला आप लाते हैं ताकि मतलब कि मोबाइल को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। तो जब बिजली नहीं रहती, बिजली कई कई दिन गोल हो जाती है, फिर भी अपने मोबाइल को क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं पावर बैंक की हेल्प से। ठीक उसी प्रकार ये जो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में इसका पावर बैंक क्या होना चाहिए? वर्ड, वर्ड का पावर बैंक होना चाहिए। अगर वर्ड का पावर बैंक आपके अंदर नहीं है तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। यानी कि एकदम इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। और ये स्टेप है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान पता होना चाहिए कि पहचान होता क्या है। पहचान होगा तभी तो उसको डिग्री में रखेंगे। वाक्य आपके सामने तो बहुत आता है ना, तो वाक्य का पहचान होना चाहिए कि किसमें आ रहा है ये। तो जब मालूम हो जाएगा कि इसमें आ रहा है ना, तो उसका रूल स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके अनुसार आपको सेटअप कर लेना है, वर्ड को स्ट्रक्चर कर लेना है, ठीक ना। जैसे लिखा गया है, जब हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ, यहाँ पर टू हैव लगा है, लेकिन जब टेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे, ठीक ना। टू हैव का प्रयोग करते हैं, चाहे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर हैड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैड लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। अगर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस चैप्टर के नाम है भाई। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। पहले में लिख दिया पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव विथ टू हैव, यानी कि इन्फिनेटिव विथ टू हैव का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टू हैव में हैड भी आता है, पास्ट में हैड आ जाता है, प्रेजेंट में हैज हैव आ जाता है, और फ्यूचर में शैल या विल हैव आ जाता है, ठीक ना। ये दिमाग में रखना है। आप लोगों को यहाँ पर लिखा रूल, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगा लेना है। क्या लगा लेना है? हैड लगा लेना है। हैड लगाने के बाद टू जरूर जोड़ना है। अगर टू नहीं जोड़ेंगे तो इन्फिनेटिव नहीं बन पाएगा। जैसे कि आप लोग वर्ड में नहीं लिखा जाता है, आप लोग को इंग्लिश में वर्ड में नहीं लिखा जाता है। जैसे लिख दिया गया है प्ले, क्या लिख दिया गया है? प्ले। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि तो प्ले मैंने क्या लिखते हैं आप लोग? है खेलना, जबकि ये गलत है अर्थ। ना आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखने तो हम लोग लिखते हैं और सर लोग भी लिखवाते हैं, लेकिन ये सारा गलत होता है, ठीक ना। लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन ये तो गलत है। कैसे गलत है मैं बता रहा हूं। जब यहाँ पर ना आ रहा है, लास्ट में आपके वर्ब में ना आ रहा है, तो ना आता है तो वर्ब से पहले टू जोड़ना पड़ता है। अब इसको लिखना पड़ेगा टू प्ले,
टू प्ले करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये खेलना। और नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा, खेलना नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा खेलते हैं। क्या हो जाएगा, खेलते हैं, इसका अर्थ होगा। यानी कि ये इसका अर्थ ये नहीं होगा, ये होगा। समझ रहा ना। अगर टू हट गया तो खेलते हैं। मैं कभी कभी आप लोगों को वर्ड मीनिंग में लिखवाता हूं, इस तरह से लिखवाते हैं ना। हाँ, तो बहुत से टीचर जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट जो भी होते हैं, तो प्ले मैंने खेलना लिख देते हैं, जबकि प्ले मैंने खेलना होता ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटिव बन जा रहा है। इन्फिनिटिव के लिए टू लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टू लगाएंगे तब खेलना होगा, टू प्ले खेलना। जागना टू अवेक, पढ़ना टू रीड, ठीक ना। अब पढ़ते हैं, हा? पढ़ते हैं तो रीड, पढ़ता है तो रीड्स, दोनों में अंतर है। अब देखिए यहीं पर लिख दिया जाए प्लेज, क्या लिख दिया जाए, प्लेज। तो प्लेज में भी आप लोग अर्थ लिखते हैं खेलना, लिख देते हो ना, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है, खेलता है। क्या होता है, खेलता है, ठीक है, ये लिखना होता है। लेकिन अधिकांशतः सारे बच्चे पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और सारे स्टूडेंट लिखते हैं और टीचर भी लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं कि नहीं। लेकिन ये क्या है, ये गलत माना जाता है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हम लोग वाक्य के अनुसार, जो आप लोग बुक रीडिंग करते हैं उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें मोटिवेशन कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें कई तरह का एग्जाम्पल आएगा, 3 तरह का आएगा। कितने तरह का आएगा, 3 तरह का या 2 तरह का, इसमें 2 ही तरह का आएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मुझे खेलना था, ठीक है, या मुझे खेलना पड़ा। देखिए इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, ध्यान दीजिए। मुझे खेलना था यानी कि एकदम नेसेसरी है कि मुझे खेलना ही था। और भी वाक्य होता है जैसे मुझे खेलना ही था, है ना, मुझे खेलना ही पड़ा, दोनों में अंतर है। और इसमें क्या है, मुझे खेलना था, यानी कि एकदम निश्चित है कि मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ा। ये दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस क्या है, सेम है। इस तरह का अगर वाक्य आता है तो आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। क्या लगा है स्ट्रक्चर, ऑल सब्जेक्ट्स हैड प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले पहचान करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, मुझे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे। और इसमें वर्ब क्या है, खेलना था, यानी कि था हटा दो, अभी खेलना। खेलना क्या है, वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना। चलिए आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का ट्रांसलेट एक ही जैसा करेंगे। आपको सबसे पहले ढूंढना होता है सब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो लगा रहता है स्ट्रक्चर में वही लगा लेते हैं। उसके बाद वर्ब ढूंढना होता है। तो मैंने 2 चीज ढूंढ लिया, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे के क्या लगाएंगे, यहाँ पर आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई। और उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड, था है ना, तो क्या लग जाएगा, हैड। उसके बाद अब इन्फिनिटी बनाना है तो पहले टू जोड़ लेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। तो यहाँ पर प्ले लिख देना है, समझ गया। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। कोई डिफरेंट हो रहा है, नहीं। लेकिन ये सेंटेंस में डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेट में सेम हो रहा है ना। तो इसको एकदम दिमाग में रखना है। इस तरह से इसमें वाक्य पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे काम करना पड़ा, बताइए क्या होगा, मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क। मुझे काम करना था,
मुझे काम करना था। इससे क्या होगा? आई हैड टू वर्क। इसका भी वही होगा। उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी पड़ी, तो उसे के लिए क्या लगाएंगे? ही हैड टू बेग। समझ गया? ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, मुझे उसे क्या लिख देंगे यहां पर? उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी पड़ी। समझ गया? तो देखिए यहां पर अब उसे का इंग्लिश क्या होता है? हमेशा ध्यान में रखना है। मैं पहले पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, हैव हैज में पढ़ाया था। मेरे पास आई हैव, उसके पास ही हैज, उनके पास दे हैव पढ़ाए थे, हमारे पास वी हैव। ठीक ना? तो उसे के क्या हो जाएगा? ही। और उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद क्या जोड़ते हैं? हैड। क्या जोड़ेंगे? हैड। उसके बाद टू जोड़ लेंगे, अतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मांगनी पड़ी, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मांगना। मांगना का इंग्लिश क्या होता है? भीख मांगना का इंग्लिश क्या होता है? बेग। यानी कि भीख मांगना ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिख देंगे बेग। समझ आ गया? तो फिर आगे